हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके पिछले वर्ष प्रश्न पत्रों पे पूछे गए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, आपके टाइम को लॉस ना करते हुए हम सीधा प्रश्न पर पढ़ते हैं। उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ऑप्शन बी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, ऑप्शन सी ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन डी कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, जो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है? जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह है। ऑप्शन ए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ऑप्शन बी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ऑप्शन सी कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, ऑप्शन डी पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती है। देखिएगा, आप लोगों ने अपवर्तन की गणना पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी है। क्या होता है? ये कोई सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और वही प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु क्या प्रतिबिंब बनेगा? चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन सी 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, ऑप्शन नंबर डी 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो चलिए देखिए, ये होता है आपका उत्तल लेंस। इस प्रकार से आपका उत्तल लेंस होता है। ये होता है इसका मुख्य अक्ष, और ये होता है इसका प्रथम फोकस। और प्रथम फोकस की दूरी उन्होंने बता दी है 15 सेंटीमीटर है। और ये बताया जा रहा है कि जो वस्तु हमारी वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑप्टिकल सेंटर से स्थित है। अब देखिए, जब यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से अब देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी कितनी होगी? वो भी 15 सेंटीमीटर होगी, जो हमारा 2f1 की होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से प्रथम फोकस की दूरी और प्रथम फोकस से 2f1 की फोकस दूरी बराबर होती है। ठीक है, तो यानी वस्तु हमारी 2f1 पर होगी। ठीक है, अब जब वस्तु हमारी 2f1 पर होगी तो हमें लेने पड़ेगी प्रकाश किरणें। तो एक हम लेते हैं प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और एक लेते हैं डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधा निकल जाती है, गुजर जाती है, और जो मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं वो प्रथम फोकस से दूसरी ओर गुजरता है। तो ये हमारा प्रथम फोकस, ठीक है, और ये हमारा इस तरफ का द्वितीय फोकस। ठीक है, 2f2। ठीक है, ये बनेगा। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? 2f2 पर बन रहा है, यानी ये भी हमारा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि जब त्वरित प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी नीला, ऑप्शन नंबर डी बैगनी। अब देखिएगा, जो कोई प्रकाश हम प्रिज्म की ओर देखते हैं तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, और जैसे जो सबसे दूरस्थ होती है वो आपका लाल रंग की होती है, और जो सबसे कम होती है, समीप होती है, वो आपकी बैगनी हो जाएगी। ठीक, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आखिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ऑप्शन ए वैद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन बी वैद्युत वाहक बल का, ऑप्शन सी वैद्युत आवेश का, और ऑप्शन डी वैद्युत धारा का।
जो एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है वो हमारा वैद्युत आवेश का होता है, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर होता है आई टी, यानी कि धारा गुणे समय। और जो धारा का मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। और ये किसके बराबर है? हमारे आवेश के। तो ये हमारा जो मात्रक होगा वो आवेश का होगा। ठीक है, चलिए अगला सूत्र क्या है कि एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं H1 व H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात है। देखिए हम जानते हैं ऊष्मा के जो फार्मूले होते हैं वो आपके तीन होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, एक होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा होता है H बराबर वी स्क्वायर टी बटे आर। ये होता है, हम यहाँ इस फार्मूले का उपयोग करेंगे, वी स्क्वायर टी बटे आर का। ठीक है, चलिए अब देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वी स्क्वायर की जगह कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो वी बराबर होता है वो हमारा आई आर होता है। वी बराबर हमारा आई आर होता है, तो यहाँ हम वी की जगह लिख लेंगे आई आर का इस इंटू टी अपान में हमारा आर। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम पहली ऊष्मा मान लेते हैं। ठीक है, यानी ये हमारा R1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी ऊष्मा क्या होगी H2, वो भी इसी प्रकार आ जाएगी, हो जाएगी आई आर का स्क्वायर, और हमारी जो समय था वो कांस्टेंट था, बटे R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको अनुपात पूछा था, यानी कि इसको हमें बटे में लाना पड़ेगा, यानी H1 बटे H2। ठीक है, तो यहाँ हम आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से इंटू टी अपान में ये हमारा R1 बटे आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी अपान में R2 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा सेम है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये हमको प्राप्त होगा यानी 1 अपान में R1 बटे 1 अपान में R2। अब देखिए कहाँ जाएगा, ये हमारा ऊपर जाएगा, तो हमारा क्या जाएगा R2 बटे R1, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो हमारा H1 बटे H2 बराबर R2 बटे R1 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अगला प्रश्न क्या है कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। ऑप्शन ए इस प्रकार से लिखा है हमारा C2H6। ऑप्शन बी ये हमारा है CH4। ऑप्शन हमारा सी है, ये हमारा लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। फिर आपका डी नंबर ऑप्शन है, ये आपका इस प्रकार से लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो यहाँ पे मेथेन का जो सूत्र हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मेथेन का सूत्र यही होता है। यहाँ कार्बन हमारा एक है, एक का मतलब होता है मेथ। ठीक है, तो ये हमारा मेथेन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी है। ऑप्शन ए C2H4CH4, और ऑप्शन बी CH4 C2H6, ऑप्शन सी C2H6 कामा CH3OH, ऑप्शन डी C2H4 कामा C2H2। तो यानी सजातीय श्रेणी, सजातीय का मतलब होता है जिसके समान गुणधर्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर समान गुणधर्म है हमारे ऑप्शन, ये हमारा मेथेन और ये हमारा एथेन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रिक का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी PbO, ऑप्शन सी PbNO2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी PbNO2। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए, जो लेड नाइट्रेट होता है वो PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। ठीक है, फिर आपका अगला टॉपिक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, और ऑप्शन सी न्यूटन एम्पियर मीटर, और ऑप्शन डी न्यूटन स्क्वायर बटे एम्पियर मीटर। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वो होता है आपका न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है,
इसका भी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी। तो ये प्रश्न आप सभी को पता होगा कि जल का जो शुद्ध पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न है एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। एंटीमनी यानी कि एसबी। एसबी क्या है? तो एसबी जो हमारी है ये हमारी उपधातु है। आवत सारणी में एसबी को उपधातु से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। क्या समीकरण दिया गया है CH3COOH प्लस C2H5OH को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या मिलता है ये बताया गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ये एक H और ये OH मिलकर क्या बना लेंगे H2O यानी कि पानी। अब हमारा CH3COOH और ये हमारा C2H5 यानी कि एथिल अल्कोहल था। अब यहाँ से हमारा C2H5 होगा तो ये क्या होगा? तो ये फिर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन ए माइक्रोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी ग्लूकोज और ऑप्शन पाइरूवेट। ठीक है, तो जो एक कोश की प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है वो आपकी एटीपी है। ठीक है, एटीपी। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि पित्त रस का स्त्राव होता है। ऑप्शन ए पित्ताशय द्वारा, ऑप्शन बी यकृत द्वारा, ऑप्शन सी अग्नाशय द्वारा, ऑप्शन डी अमाशय द्वारा। तो जो पित्त रस का स्त्राव होता है वो यकृत द्वारा होता है यानी लीवर के द्वारा होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। परागकोश में होते हैं ऑप्शन ए बाह्यदल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड और ऑप्शन डी परागकण। अब जो परागकोश होता है परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण जो कि 4 लघु बीजांड धानियों के अंदर नियुक्त होते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन ए पुदीना में, ऑप्शन बी आलू में, ऑप्शन सी ब्रायोफिल्म में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो ब्रायोफिल्म होता है इसमें पत्तियों में कलियां विकसित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। फिर आपका अगला प्रश्न क्या है एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ऑप्शन ए पपीते का फूल, ऑप्शन बी गुलाब का फूल, ऑप्शन सी सरसों का फूल, ऑप्शन डी आम का फूल। देखिए जो एक लिंगी फूल होता है यानी कि जिसमें नर या मादा में सिर्फ एक उपस्थित होता है तो होता है आपका पपीते का फूल। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। ऑप्शन 140/80, ऑप्शन बी 120/80 और ऑप्शन सी 135/100 और ऑप्शन डी 125/115। जो स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है वो होता है 120/80। ठीक है, फिर आपका अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए घास, गेहूं और आम, और ऑप्शन बी घास, बकरी और मानव, और ऑप्शन सी बकरी, गाय और हाथी, ऑप्शन डी गाय, घास, मछली और बकरी। देखिए आहार श्रृंखला क्या होती है यानी इसमें ऊर्जा स्थानांतरण होता है यानी उत्पादक से प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में हमारी ऊर्जा स्थानांतरण होती है और हमारा आहार भी स्थानांतरण होता है। तो ये जो हमारा घास है ये हमारा उत्पादक है और ये जो बकरी है ये हमारा प्रथम उपभोक्ता और मानव द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके पिछले वर्ष प्रश्न पत्रों पे पूछे गए। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। यदि आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।